Hello, Match. Hello, Match. Hello, Match. Hello. Good morning to all of you. आगे बढ़ते हैं। कल एक चीज रह गया था, matter has these physical states. मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होता है। मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होता है। मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होता है। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है आपको गैस। Same chemical substance may exist as solid or liquid or gas depending upon the prevailing conditions of temperature. Same substance may be converted
into one state of the matter to the other state of matter by either by cooling or by heating these substances. Matter has three physical states. 11 12 में यही तीन पढ़ने हैं, बाकी 9 10 में आप इनके अलावा भी आप नाम सुने होंगे, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट ये सब के या प्लाज्मा स्टेट सब आप सुने होंगे। 11 12 में ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। 11 12 में यही तीन हमें डिटेल में पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड, कोई चीज सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, उसको ब्रीफली हम लोग सीखते हैं, तब जाकर के और चीजें हमारे मन में काम क्लियर होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मैटर के स्टेट को डिसाइड करते हैं कि कोई चीज सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, गैस होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पहला जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी अट्रैक्शन ज्यादा होता है और किसी केस में अट्रैक्शन आपका कम होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, फोर्सेस acting between two particles, forces acting between two particles। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और उनको पास लाता है, उनको एक साथ रखने की टेंडेंसी होता है। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो लिख सकते हैं इसमें due to these particles have a tendency to stay together। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होता है कि हम साथ रहें, बंध कर रहें, एक दूसरे से दूर ना जाए। ये है आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या करता है ये पार्टिकल्स के बीच में काम करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण आपको पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होता है कि हम साथ साथ रहें, इसका एक टेंडेंसी इसमें रहता है, इसकी वजह से पार्टिकल्स आपको एक साथ रखते हैं। सेकेंड थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन। थर्मल एनर्जी और एजिटेशन, थर्मल एनर्जी और एजिटेशन। थर्मल एनर्जी नाम आप पहले से भी सुने होंगे, मैं इस पर आता हूं। एजिटेशन का मतलब होता है, एजिटेशन का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना। देखिए किस तरह का विरोध करना, जैसे मान लीजिए कि आपको घर में कहा जाता है
आप बच्चे हो, चंचल हो, आपको कहा जाता है कि बच्चों घर में रहो, तुमको यहाँ से उठकर नहीं जाना है, कहा तो तुम विरोध करते हो, ना ना हम जाएंगे करेंगे, हम जाएंगे ही बाहर, मैं बाहर जाऊंगा। इसको कहते हैं एजिटेट करना, मैं करूंगा ही। आपके जो मन में आ जाता है वो आप बोलने लगते हो मैं ये करूंगा ही, जिसको जो करना है कर लो। इसको कहते हैं एजिटेट करना। क्या कहते हैं इसको? एजिटेट करना। तो थर्मल एनर्जी के कारण एजिटेशन होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके पास जैसे जैसे हीट एनर्जी मिलता है या सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स गेट मोर एनर्जेटिक, मॉलिक्यूल्स गेट मोर एनर्जेटिक। और जब मॉलिक्यूल आपको मोर एनर्जेटिक होते चला जाता है, जब मॉलिक्यूल्स आपको मोर एनर्जेटिक होते चला जाता है तो उसमें एक बंधे रहने की टेंडेंसी के अगेंस्ट मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि हम एक दूसरे से फ्री रहे, एक दूसरे से हम अवे रहे। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास थर्मल एनर्जी होता है वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा इधर उधर भागने की टेंडेंसी उसमें आती है। और वो चाहता है कि हम किसी से बंधे हुए ना रहे, हम फ्री हो जाए, हमको जहां मन होगा हम वहां रहेंगे, हमें दूसरे से कोई बॉन्डेज पसंद नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये होता क्या है। This is due to heat energy of the system। ये आपको सिस्टम के हीट एनर्जी की वजह से होता है। ये आपको क्या होता है बेटा? सिस्टम के हीट एनर्जी की वजह से ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपको? ये सिस्टम की हीट एनर्जी की वजह से होता है। तो हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसके रहने की वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स, इसके कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, एक दूसरे से अवे रहना चाहता है। पार्टिकल्स have a tendency to stay away from each other। ये देखिए, एक पार्टिकल्स क्या रखना चाहता है? एक पार्टिकल्स को टुगेदर पास पास रखना चाहता है, और एक और का क्या रखना चाहता है? स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। ये तो दोनों अपोजिट टेंडेंसी है बेटा। ये दोनों क्या है आपको? अपोजिट टेंडेंसी है। ये दोनों क्या है आपको? अपोजिट टेंडेंसी है कि नहीं? ये दोनों आपको अपोजिट टेंडेंसी है। ठीक है, और इसके कारण एक ये पार्टिकल्स को पास रखना चाहता है, ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाना चाहता है ना? तो पार्टिकल्स फॉलो किसको करेगा? तो जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, जो इन दोनों में जीतेगा, उसी के सिस्टम को पार्टिकल आपको फॉलो करना। ठीक है, तो जब हम सॉलिड में रहते हैं तो क्या होता है? नोट कर लीजिए पहले आप इन सबको, आप इन सबको नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो यहाँ कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ सर मैंने नोट कर लिया है।
नोट कर लिए। थर्मल एनर्जी एक बार और, थर्मल एनर्जी सिस्टम के पास हीट की वजह से होता है। जितना ज्यादा किसी सिस्टम के पास टेम्परेचर होगा या कहीं हीट होगा उतना ही ज्यादा उसके पास टेम्परेचर होता है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल्स के पास उतना ही ज्यादा टेंडेंसी होता है टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और इसी कारण से एक दूसरे से वो दूर जाना चाहता है, बस इतना ही मैंने कहा है। अब एक टेंडेंसी बताता है एक दूसरे से दूर रहने की टेंडेंसी, और एक बताता है एक दूसरे के नजदीक आने की टेंडेंसी। इनके जो रिलेटिव ऑर्डर होंगे दैट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट इन एनी गिवन कंडीशन। ओके, पढ़े, चलिए मिटाएं। When we take the case of solid, ठीक है, और लिख लीजिए पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा आपको होता है थर्मल एनर्जी। When we take the example of solid, जब हम सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, और इसी के जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा होता है थर्मल एनर्जी से, तो मॉलिक्यूल से दूसरे के पास रहता है, इवन हार्ड एंड रिजिड होता है। आप पहले भी पढ़ चुके। जब हम लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड के केस में ये दोनों लगभग कंपैरेबल होते हैं। लगभग क्या होते हैं? कंपैरेबल होते हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे को पास रखना चाहता है, लेकिन थर्मल एनर्जी भी उसमें इतना होता है, थर्मल एनर्जी भी उसमें इतना होता है, थर्मल एनर्जी भी उसमें इतना होता है कि आप देखते होंगे कि पहले मान लो पानी ग्लास में रखा हुआ है, पानी पहले ग्लास में रखा हुआ है तो ग्लास का एक्वायर किए हुए रहता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन जब ग्लास अगर उलट जाता है, गिर जाता है, तो उसका पानी देखिए बहने लगता है, मतलब भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश किसकी वजह से होता है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। भागने की कोशिश वो किस वजह से करता है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और इसीलिए हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी ये दोनों आपको लगभग कंपैरेबल, ये लगभग दोनों आपको, ये दोनों लगभग आपको क्या होते हैं? कंपैरेबल होते हैं। आवाज जा रहा है आपको? मेरे साइड से तो ठीक है आवाज। आवाज बहुत कम जा रहा है। आवाज जा रहा है आपके पास? ठीक है,
बढ़े। हाँ लिक्विड वाला आप एक बार और देखें। देखिए लिक्विड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने वाला टेंडेंसी कंपैरेबल होता है थर्मल एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाने वाले टेंडेंसी है लगभग कंपैरेबल होता है। छोटा बड़ा इस तरह से नहीं कर सकता, लगभग आसपास कर सकता है। इसके कारण ऐसा होता है कि जब किसी लिक्विड को हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहता है। मॉलिक्यूल्स एक या कहिए कि जस्ट बड़ा होता है, कंपैरेबल कहिए जस्ट बड़ा होता है, जस्ट बड़ा लिखिए जस्ट, ठीक है। तो ऐसा होने से होता क्या कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ा होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सटे होते हैं, ठीक है। और जब गिलास में रखा हुआ पानी जब गिलास नीचे की तरफ गिरता है तो आप देखते होंगे कि उसका पानी तुरंत भागने की कोशिश करता है, ठीक है, एक दूसरे से अटे जाने पड़ता है उसके पास। और ये इसकी वजह से होता है 80% थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब लोग जब गैस में आते हैं तो गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर काफी छोटा होता है। आप देखते होंगे कि गैस मॉलिक्यूल जब भी किसी कंटेनर से ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक है। जब काफी वीक है तो एक दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं रह पाता है और एक दूसरे से दूर बहुत ज्यादा चला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर नेटवर्क थर्मल एनर्जी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। छोटू कुमार कौन सा रिपीट करना है? एक सेकंड में सबका माइक ऑफ कर एक सेकंड मुझसे मिस्टेक हुआ है, लीजिए सबका माइक ऑफ। छोटू कुमार अब रिकॉर्डेड वीडियो में देख लियो, इतना ज्यादा कैसे कोई बताते रहेगा, कोर्स भी तो आगे बढ़ना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड होकर के यहाँ देखिएगा तब तो समझ में आएगा। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू थर्मल एनर्जी। जब ये काफी ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के से सटा हुआ रहता है, ठीक है, और ये काफी कम होता है। इसलिए सॉलिड के सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे ना आके बराबर जाते हैं, इसी कारण से ये रिजिड या हार्ड होता है। जब हम लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपका बड़ा होता है थर्मल एनर्जी से, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता। बड़ा होने के नाते लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी भी उसमें कुछ सिग्निफिकेंट होता है। और इसके कारण जब भी उसको मौका मिलता है तो लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब आप गैस में आते हैं तो गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी बड़ा होता है, तो सॉरी काफी छोटा होता है थर्मल एनर्जी से। तो जब आपका थर्मल एनर्जी काफी बड़ा होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएं, फैलने की टेंडेंसी रखता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि उनको फैलने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रोक नहीं पाता है। छोटू कुमार समझ में आया? इससे एक चीज हमें ये पता चलता है कि ये अगर चेंज कर दिया जाए, थर्मल एनर्जी अगर छोटा से बड़ा किया जाए और बड़ा किया जाए तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये हमारे हाथ में, और जब इससे थर्मल एनर्जी हम बाहर निकालें यानी ठंडा कर दें वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ठंडा कर दें तो आपको सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं
कि जब सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो आपको थर्मल एनर्जी उसमें सप्लाई करते हैं, बढ़ता है और वो आपको कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड को आप फर्दर हीट करते हैं, तो आपको थर्मल एनर्जी और बढ़ता है और वो आपको गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम थर्मल एनर्जी गैस से निकालो, कैसे निकालोगे आप? उसको आप ठंडा कर दीजिए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और हीट एनर्जी निकाल दीजिए और ठंडा कर दीजिए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तरह से एक चीज हम सीखे, सेम सबस्टेंस may exist in different state of matter, सेम सबस्टेंस may exist in different state of matter, इस बात को भी लिखिए। The same substance may exist as different states of same substance may exist as different states of matter, चलिए ये कल छूट गया था। प्लाज्मा स्टेट, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 9-10 में इनका नाम आपके सामने आएगा, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कल हम लोग सीख रहे थे होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, उसमें और ज्यादा डिटेल में हमें नहीं सीखना है, मैं वहां से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम लोग को सीखना है प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, अगर क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर, मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर? क्लियर, मैं मिटाता हूं ऊपर का। इसके बाद आपको आता है प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं। प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं? जिसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है। टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखें तो which has of fixed composition of एक ऐसा चीज जिसका हमेशा कंपोजिशन फिक्स्ड हो, एक ऐसा चीज जिसका हमेशा कंपोजिशन फिक्स्ड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सबस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर देखिए तो गोल्ड है, सिल्वर है, ग्लूकोज है,
प्योर सब्सटेंस आपको दो तरह के, प्योर सब्सटेंस आपको दो तरह के, तो प्योर सब्सटेंस आपको दो तरह के, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। एक का नाम क्या है? एलिमेंट्स है, और एक और का नाम क्या है? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसको कहते हैं? Each has only one type of, which has only one type of items. Which has only one type of items. Example क्या हो सकता है? सोडियम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? P4। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? O2। ये सब आपको एलिमेंट्री के एग्जाम्पल। हाँ, आदित्य का क्वेश्चन है सर, ग्लूकोज में तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर तो प्योर कैसे हो? बाबू ये आपको प्योर है, ये एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं आता है, ये कंपाउंड के कैटेगरी में आता है। मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये कंपाउंड्स के कैटेगरी में कैसे आता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वो कंपाउंड के कैटेगरी में कैसे आता है, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? एलिमेंट्स, एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट किसको कहते हैं, समझ में आ गया आपको? एलिमेंट किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं कि कंपाउंड्स किसको कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, each has only one type of atoms, तभी उसको एलिमेंट कहेंगे। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। ये दोनों एग्जांपल एलिमेंट के एग्जांपल थे, और ग्लूकोज जो लिखा है वो कंपाउंड के एग्जांपल। लेकिन ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? Each has only one type of molecules, which has only one type of molecules। कोई भी ऐसा चीज आप ले लीजिए जिसमें केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? और थोड़ा बहुत तो एटम और मॉलिक्यूल आप 9-10 से भी पढ़ करके आए है ना? मैं उसी बैकग्राउंड को यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं, ठीक है? Which has only one type of molecules। तो दोनों को तुरंत हम कैसे पकड़ेंगे? केवल एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो तो कंपाउंड, और केवल एक ही तरह के एटम हो तो एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ये पहचानने का तरीका है, इस कंपाउंड का डेफिनेशन नहीं बताता, ठीक है? ये कंपाउंड का डेफिनेशन नहीं है, ये कंपाउंड को पहचानने का तरीका। फॉर एग्जांपल, जो ऊपर में लिखा हुआ ग्लूकोज, व्हाट CO2 etc, ठीक है? कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है? When two or more elements are combined in a fixed
of masses then compound is formed. सिंपल से इसका डेफिनेशन, सिंपल से इसका डेफिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं, देन ओनली कंपाउंड इज फॉर्म, देन ओनली कंपाउंड इज फॉर्म। देखिए, किसी भी रेशियो में मिला दीजिएगा तो कंपाउंड नहीं बनता है, वो मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? वो मिक्सचर बनता है। लेकिन एक खास रेशियो में मिलाने पर कोई चीज बनता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड के एक दो और प्रॉपर्टीज है जो मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। जैसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, आप पहले इसके एक एग्जांपल देखते हैं। वाटर is always composed of, water is always composed of hydrogen and oxygen in a mass ratio of 1:2. वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 मास रेशियो में मिलकर बना होता है। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप किसी भी रेशियो में मिला दीजिए तो वो काम नहीं होगा। 1:8 रेशियो में जब आप मिलाएंगे तब जाकर के आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा बेटा? जब इसको आप 1:8 रेशियो में मिलाएंगे तब। लेकिन कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी होता है, एक दो, उसको थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। तो आपको थोड़ा सा बात और क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग? यहां तक नोट कर चुके हो आप लोग? यहां तक नोट कर चुके हो आप लोग? कोई तो बता दो। ठीक है, चलिए तो एक तो प्रॉपर्टी थोड़ा कंपैरिजन करते हैं जिससे कुछ बात आपको और क्लियर होगी। मैं सारा चीज नहीं बताऊंगा, जो सिलेबस में काम आएगा वो तो मैं बताऊंगा। कंपाउंड है और मिक्सचर। पहला चीज तो ये हम सीखेंगे कि कंपाउंड बनाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड रेशियो में ही मिलाना चाहिए, तभी आपको कंपाउंड बनेगा। जबकि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में आप मिलाइएगा, मिक्सचर ही आपको बनेगा। आपको ध्यान होगा, क्या शरबत बनाने के लिए कोई नियम है क्या? नींबू शरबत बनाने का कोई नियम है क्या कि नींबू का पानी, चीनी या नमक इसी रेशियो में मिलाइएगा तभी शरबत बनेगा। इसके अलावा किसी और दूसरे रेशियो में मिलाइएगा तो उसका नाम शरबत नहीं होता है। ऐसा कोई नियम है क्या? एक और एग्जांपल सुनिए। चाय जो हम लोग पीते हैं, चाय में मैं आपको बता दूं कोई नियम कानून नहीं है। पानी को खौला दीजिए, चाय पत्ती दे दीजिए, ठीक है, दूध डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए और एक दो चीज तो मन है आपको डाल दीजिए, और जो बन जाता है लास्ट में वो चाय कहलाता है। मुझे एक चीज बताइए, आप ही के घर में 4 लोग चाय बनाते हैं, क्या रोज पूछते रहते हैं क्या एक दूसरे से कि चाय पत्ती कितना डालना है, चीनी कितना डालना है, तभी बनेगा चाय? अगर दूसरे रेशियो में मिला देंगे तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। हमेशा चाय ही पीते हो घर में कि जो बन जाता है उसको दूसरा चीज भी कहने लगते हैं? नहीं, वो चाय ही कहलाता है।
This is the property of mixture. Those component can be mixed in any ratio. ये ध्यान रखिएगा. But this is not possible. This is not the case with the compound. तो पहले हम एक चीज लिखते हैं. Component must be mixed in a fixed ratio. In any ratio. किसी भी रेशियो में आप इसको मिला सकते हैं. जब मेजर डिफरेंसेस है जो हमें रोज काम आएंगे उनको बस मैं आपको बता रहा हूँ. ऐसे तो 9-10 में आप पढ़े होंगे 10 डिफरेंस इन दोनों के बीच में. हमारे काम के वो सब नहीं, हमारे काम के दो ही बात. अरे एक चीज और कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. जब शरबत आप बनाते हो उसमें नींबू डालते हो, चीनी डालते हो, नमक डालते हो, कुछ लोग जलजीरा भी डालते हैं. इन सबको मिलाने के बाद जो आपको तैयार होता है सॉल्यूशन जिसको आप पीते हो, क्या उसमें आपको नींबू का टेस्ट नहीं आता है क्या? चीनी का टेस्ट नहीं आता है क्या? जलजीरा का टेस्ट नहीं आता है क्या? नमक का टेस्ट नहीं आता है क्या? आता है आपको. यानी कि जिनको आपने मिलाया वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिटेन करके रखे सॉल्यूशन में भी, और इसीलिए इनको हम लोग मिक्सचर करते हैं. तो जबकि ऐसा कंपाउंड में नहीं होता है. पहले मिक्सचर को मैं पूरा कर देता हूँ. Components retain their original properties. Components retain their original properties. जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को, जो कंपोनेंट होते हैं वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं. कंपोनेंट जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं. कहाँ? मिक्सचर में. लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता. कंपाउंड का एक मैं बहुत ही कंट्रास्टिंग एग्जांपल लेता हूँ. पहले लिख लेते हैं. The compound has different properties than its constituting elements. जिन एलिमेंट से मिल करके कंपाउंड बना है, जिन एलिमेंट्स के मिल करके कंपाउंड बना है, ठीक है, उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से काफी डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपाउंड का होता है. जैसे मैं एक बहुत ही कंट्रास्टिंग एग्जांपल लेता हूं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपको वाटर का फॉर्मेशन होता है. आपको मालूम है कि ऑक्सीजन क्या करता है? It helps in combustion. ये जलने में कोई भी चीज को मदद करता है. हाइड्रोजन जलता है. Undergo combustion. और ये आपको कंबस्शन जाता है, और ये कंबस्शन जाने में, जलने में हेल्प करता है. लेकिन वाटर को आप किस काम में यूज करते हैं? Used to douse the fire. Used to douse the fire. This is used to douse the fire. आग को बुझाने में ये इस्तेमाल किया जाता है.
करता है कि नहीं? ये आग लगाने में मदद करता है, ये खुद आग लगवाता है और ये आग लगाने में मदद करता है, लेकिन इन दोनों से मिलकर जो वाटर बनता है इसको हम लोग आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? कितना माने कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है ना? कितना कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस है इनके प्रॉपर्टीज में, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है? या और कोई डाउट हो पूछिए, केवल यही दोनों डिफरेंसेस आपको सभी जगह ध्यान रखना रहेगा, 11 में भी 12 में, इसके बियॉन्ड आपको जनरली कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? हेलो हेलो, आवाज जा रहा है सब लोग को? मेरा आवाज जा रहा है सब लोग को, ज्यादातर लोग को? मैं इसी सिस्टम से सबका क्लास ले रहा हूं और बाकी भी बैठे जो आवाज का शिकायत तो नहीं करता है कोई, किसी भी दिन नहीं किया है, आप ही तो कर रहे हैं, कर ही किया है शिकायत। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आपको? अब हम लोग सीखते हैं कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? ठीक है, एटम एक बार वो सारा चीज आएगा जो इस चैप्टर में है, भले ही वो आपको पढ़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसको एक बार इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा, ठीक है? मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा। चलिए, पता है हम लोग को एटम क्या होता है? इस चैप्टर के रिलेवेंट में क्या डेफिनेशन है ये हमें जानना है, ठीक है? एटम क्या होता है? अगर आप देखें डाल्टन का डेफिनेशन तो उनके अकॉर्डिंग एटम क्या होता है? इट इज द smallest individual particle which may have free existence. It may have free existence. It is the smallest individual particle which may have free existence. जिसमें फ्री एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है? जैसे भी एग्जांपल में आप लिख लीजिए, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा। अब सीखिए आप मॉलिक्यूल। इसका डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से देता हूं कि if an element or a compound
more than one atom in its entity, then the entity is called on. Then the entity is called on. आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, सर ये नया एंटिटी क्या होता है? ये थोड़ा लोगों को दिक्कत होता है कि सर एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एंटिटी क्या होता है। तो ये मैं समझता हूँ शायद सबको दिक्कत हो कि एंटिटी क्या होता है। मैं बताता हूँ कि एंटिटी क्या होता है। एंटिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसा सिस्टम जो एक यूनाइट होकर के काम करता है। कोई एक ऐसा सिस्टम जो यूनाइट होकर के काम करता है उसको एक एंटिटी। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन एक यूनिट के तौर पर काम करता है कि नहीं करता है। इसको एक एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटिटी कहते हैं। आपका फैन, सीलिंग फैन आपके घर में लगा हुआ होगा। सीलिंग फैन में क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं, मोटर होते हैं, आपको उसमें कंडेंसर लगा होता है, उसमें हेड होता है, बहुत सारा चीज होता है अंदर, देखिए। लेकिन ये सारे मिलकर के एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। एक ब्लेड अगर उसका क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा ब्लेड भी उसका क्लॉकवाइज घूमेगा। एक ब्लेड अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा ब्लेड भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है ना। तो सारे पार्टिकल्स उस फैन के सेम सेंस में काम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंटिटी कहते हैं। क्या करते हैं? इस पर एंटिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हो और अ कंपाउंड, ठीक है, कोई कंपाउंड हो या कोई एलिमेंट हो, हैज मोर देन वन एटम इन इट्स एंटिटी, मतलब एक छोटे यूनिट में अगर आपको एक से ज्यादा एटम, ठीक है, किसी एलिमेंट के या किसी कंपाउंड के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपको हो सकता है जैसे मैग्नीशियम एक है, आयरन है, O2 है, ठीक है। इसको O2 से शुरू, O2 है, E4 है, O3 है, S6 है, S8 है। ये सब आपका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल अगर कंपाउंड का देखें तो कंपाउंड में H2O है, NH3 है, SO2 है, H2SO4 है, etc, ठीक है। इनको नोट कर लिया जाए। इसके तुरंत बाद हमें सीखना होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी हमें सीखना होता है।
क्या सीखना होता है हमें? एटॉमिसिटी सीखना होता है। एटॉमिसिटी क्या होता है? तो एटॉमिसिटी आपका होता है कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। इस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी 2 होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। इसमें 4 है तो एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा, इसमें 3 है एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा, 6 है एटॉमिसिटी 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ मॉलिक्यूल H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 है, यानी कि एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन के 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, यानी एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिसिटी बेसिकली क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है it is the number of atoms in a एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे अगर S6 है तो 6 हो जाएगा, NH3 है तो 4 हो जाएगा, H2SO4 है तो 4 1 5 है 6। आप लोग क्वेश्चन करिए तो calculate the atomicity in the following compounds. A. Calcium phosphide. B. C. D. K4.
बना लिया आप लोग? हेलो 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 हेलो। चलिए एक एक करके देखा जाए। आवाज जा रहा है मेरा आप लोग के पास? सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फाइड लिखते हैं। कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca2+। फॉस्फाइड आयन क्या होता है? Na। क्रॉसिंग कर लीजिए, क्या बनेगा? Ca3P2। दिस इज आवर मॉलिक्यूल A। इसमें कैल्शियम के कितने? 3। फास्फोरस के कितने? 2। टोटल कितने होंगे? 5। कोई कंफ्यूजन? D में K4 है प्लस। ये आयरन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन। बी में हो जाएगा आपको NH4 SO4। NH4 SO4। तो इसमें नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 4 है। 4 और 1 5। 5 यहाँ × 2 प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। टोटल कितना हो जाएगा? 10। 1 और 4 और टोटल 50। सी में 1 कॉपर है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और 5 × 5 ये 2 और 1 3। तो 1 1 2 6 प्लस 15 यानी कि 20। डी 4 पोटासियम, आयरन 1 प्लस 6 बार कार्बन है, 6 बार नाइट्रोजन, 17 हो जाएगा। टी 2 पोटासियम, 2 अल्यूमिनियम और 4 और 1 5, 3 और 1 4।
तो 5 into 4 is 24 into 3 is 2 and 2 4 20 70 6 96 6 इसलिए हुआ क्योंकि इसको ब्रैकेट लेकर के 6 लिखा गया, इसलिए कार्बन का भी 6 होगा नितेश और नाइट्रोजन का भी 6 होगा। ठीक है नितेश, कार्बन का भी 6 होगा एंड नाइट्रोजन का भी 6 होगा। ठीक है कार्बन का भी 6 होगा एंड नाइट्रोजन का भी 6 होगा। लास्ट वाला एक बार और देख लीजिए, पोटासियम 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, सल्फेट को एक यूनिट में लिया, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, 5 एटम इसमें, 5 एटम करके 3 और 1 4 बार आया नहीं है, 3 सल्फेट यूनिट यहाँ है और 1 सल्फेट यूनिट यहाँ है, यानी 4 सल्फेट यूनिट है। तो इसलिए 5 into 4 लिखा और यहाँ 24 टाइम्स आया, 2 और 1 3 था, तो 24 टाइम्स आया 3। बी देखा गया, बी में ब्रैकेट के अंदर पहले देखिए 1 नाइट्रोजन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम, तो 1 and 4 कितना होगा 5 into 2 2 टाइम्स आया है इसलिए 2 प्लस 1 टाइम्स सल्फर एंड 4 टाइम्स ऑक्सीजन। छोटू कुमार क्या सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये टॉपिक है खत्म हुआ। अब हमको सीखना है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Laws of chemical combination. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और केमिकल रिएक्शन आपको होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि कितने भी एटम किसी एक एलिमेंट के और कितने भी एटम किसी दूसरे एटम के आपस में कंबाइन कर लेंगे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। नहीं, इसके भी कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल है। किसी भी रेशियो में इनको मिला दीजिए तो रिएक्शन चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। ये सब भी ऑब्जर्व किया गया है और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक लॉ खड़ा किया गया है। उस लॉ को मैंने कुछ लॉज खड़े किए गए हैं, उन लॉज को ये लोग कलेक्टिवली कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या आपको पता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? आपको पता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लिखिए तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, चैट बॉक्स में लिखिए तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? और गूगल सर्च में खोज कर मत डालिए, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो। और कोई? नील बोर गलत है। फादर ऑफ केमिस्ट्री यस लेवोइजर। खुशबू कुमारी बहुत अच्छा, लेवोइजर। लेवोइजर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कभी
कि लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है? कोई तो ऐसा वो काम किया होगा, कोई तो ऐसा वो काम किया होगा जिसके बेसिस पर उनको फादर कहा गया। कोई तो बड़ा अच्छा काम किए होंगे केमिस्ट्री के लिए जिसको हम रोज यूज कर रहे होंगे, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है ना? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? नहीं, फुर्सत ही नहीं है आपको। एटम का डिस्कवरी लेवाइजर किए थे। अब कुछ वो गलत जवाब मत देना शुरू करो। चलिए सीखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला हम लॉ पढ़ते हैं, ठीक है? इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है, यही दिए थे लेवाइजर। लेवाइजर यही प्रिंसिपल दिए थे। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ये प्रिंसिपल जरूर लगता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ये प्रिंसिपल जरूर लगता है और सब जगह छाया होता है। हम भले ही इनका नाम हर समय यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो इन्होंने दिया था उसको हम यूज करते हैं और इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। ये लॉ आपको क्या कहता है? masses in any chemical reaction masses in any chemical reaction remain conserved masses in any chemical reaction remain conserved। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा मास आपको चेंज नहीं होगा। आप मतलब ऐसा सोचिए, कोई केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हैं, टोटल आप 100 ग्राम रिएक्टिव मिक्सचर का लिए, ठीक है? मान लो आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं जिनको उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उनको आप 100 ग्राम, उनको आप 100 ग्राम ले लीजिए और उसको एक वेइंग बैलेंस पे रख दीजिए, उनको एक वेइंग बैलेंस पर रख दीजिए और केमिकल रिएक्शन को होने के लिए अलाउ करिए। जब आपको उस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा तो आप, हाँ बेटा आदित्य ठीक बोल रहे हो, जब आपको केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा तो वेइंग बैलेंस का रीडिंग देखते रहिएगा। जब केमिकल रिएक्शन चलते रहेगा तो वेइंग बैलेंस का रीडिंग आपका चेंज नहीं करता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो भी मासेस होते हैं वो आपको कंजर्व होते हैं, जो भी मासेस होते हैं वो क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। और आदित्य इसी चीज को अपने लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 12th बोर्ड हम लोग देते हैं वहां पर आपको लिखा रहेगा राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, जिसका मतलब होता है कि आप किताबों से जो रट के आए हैं उसको लिखना जरूरी नहीं है, आपको जो समझ में है उस थ्योरी के बारे में वो आप लिखिए, नंबर हम तभी पूरा देंगे, ठीक है? तो आप 11 12 में एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ड टू वर्ड मिलाने में मत लगे रहिएगा, टाइम का वेस्टेज। कोई डेफिनेशन या कोई थ्योरी क्या कहता है उसको बस समझिए और फिर अपने शब्दों में जो मन है लिख दीजिए, खाली आप जो समझे हैं वही चीज लिखाना चाहिए, ठीक है? वर्ड, स्टेटमेंट, सेंटेंस मे बी डिफरेंट, ठीक है?
ये सब फर्क नहीं पड़ता है 11 एंड 12, ठीक है। मान लो भाई केमिकल रिएक्शन हुआ ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके सी एंड डी बना रहे हैं। ए एंड बी आपस में रिएक्शन करके ए एंड बी आपस में रिएक्शन करके सी एंड डी बना रहे हैं। मान लो बिफोर रिएक्शन ये आपका x है, ये x ग्राम था, ये y ग्राम और ये नहीं। और आफ्टर रिएक्शन जब देखा जाए आफ्टर रिएक्शन मान लो ये पूरी तरह से खत्म हो गई और ये मान लो कुछ बन गया ऐसे ही W ग्राम एंड Z, then x plus y gram is equal to W plus Z gram. X plus y gram is equal to W plus Z gram. किसी के ऊपर कंफ्यूजन हो पूछिए आप। जैसे जैसे सिलेबस आपको आगे बढ़ेगा बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 11 और 12 का पढ़ाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने वालों के लिए, फकैती मारने वालों के लिए मुश्किल होता है। एक तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी खरीदो, एनसीईआरटी का और सुनो बुक कौन सा लेना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीजें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। प्लीज इन सब का जवाब आप क्लास आवर में ना खोजें क्योंकि आपका और मेरा क्लास आवर का नुकसान होता है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरी आप सीख गए, एक थ्योरी आप और सीखेंगे। इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखिएगा आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन करके मुझे बताइए कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें आपको पी क्यू से रिएक्शन गया है, पी क्यू से रिएक्शन गया है और आर और एस का फॉर्मेशन हुआ। पी क्यू से रिएक्शन गया है और आर और एस का फॉर्मेशन हुआ। बिफोर रिएक्शन ये 5 ग्राम था,
और ये x ग्राम एंड आफ्टर रिएक्शन ये 8.2 ग्राम सॉरी 7.2 ग्राम और ये 6.3 ग्राम देन कैलकुलेट x ना सबको आंसर आ गया है? आदित्य आपका गलत है। उज्जवल ठीक है, पप्पू ठीक है। प्रियांशु राज आपका गलत है। आदित्य आपका आप ठीक है। आप तो आदित्य लिखे हो तो फिर से गलत लिखो। x और x क्या है? x इज द अमाउंट ऑफ q। x क्या है? x इज द अमाउंट ऑफ q। इतना है। कैसे बनेगा ये देखिए। कैसे बनेगा? हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास जानते हैं कि 5 plus x is equal to 7.2 plus 6.3, isn't it? x क्या हो जाएगा? 7 and 6 13.5 minus 5 यानी कि 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? 8.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सीखे हैं। अगला थ्योरी हमारा थोड़ा बड़ा है। तो कल घर से मैं क्लास ले रहा था, उसके कंपैरिजन में आज कैसा लगा आपको क्लास? कल मैं क्लास घर से ले रहा था, उसके कंपैरिजन में आज अच्छा लगा? जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते चले जाएगा, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज केमिस्ट्री में पढ़ना। और स्कोरिंग तो कितना है जिसका कुछ कहना ही नहीं। आदमी यहाँ 100% स्कोर भी कर सकता है।
और कम एफर्ट में। केमिस्ट्री डेली 10 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री डेली आप मिनिमम 1 घंटा पढ़ लीजिए। 1 घंटा पढ़ने वाला भी बहुत कुछ कर लेता है। नहीं बेटा आदित्य, आप गलत जवाब दे रहे हो। 2q का मतलब नहीं होता है कि 2q बराबर 1 है। वो केमिकल रिएक्शन जाने के लिए बैलेंस किया हुआ है। q का मतलब होता है उसी, इसलिए q का अमाउंट वही होगा जो x लिखा हुआ है। q के अमाउंट को ही x लिखा हुआ है। ठीक है, आप गलत सोच रहे हो, लेकिन वो रिएक्शन इस हिसाब से जाता है। रिएक्शन वो किस हिसाब से जाता है, इसलिए वो 2 लिखा हुआ है। अमाउंट को 2 रिप्रेजेंट नहीं करता है। समझ गए? आज यहाँ पे रोकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।